हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है वो होगा क्लास 10 के हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड यूनिट। मतलब यूनिट तो ये फर्स्ट ही है लेकिन वीडियो आपका ये सेकंड है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। यहाँ हम फ्रांस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लास 9 से उठ के आएगा आपका। ठीक है, अगर आप लोगों ने 9 में पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि फ्रांस में एक्चुअली हुआ क्या था और क्यों रेवोल्यूशन के लिए लोग परेशान हो गए थे। शॉर्ट समराइज उसको करते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। फ्रेंच सोसाइटी जो है एक तरीके से देखा जाए तो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। ठीक है, पहला वाला था क्लर्जी, नोबिलिटी और यहाँ था थर्ड स्टेट। क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। जैसा कि हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके हैं कि अगर इन दोनों के पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 10% है। यहाँ पॉपुलेशन 10% है, बाकी का 90% पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट के पास है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लैंड के बारे में बात करें तो क्लर्जी और नोबिलिटी को मिला के 60% ये लोग लैंड होल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे 40% लैंड है। पॉपुलेशन 90%, लैंड है 40%, पॉपुलेशन 10% और लैंड है 60%। अब यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी ही आएगी क्योंकि जो पीसेंट्स है उनको, जो फार्मर्स है उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पे आपको टैक्स देने का प्रथा था। ठीक है, टैक्स पे करना था, रेवेन्यू पे करना था। तो थर्ड स्टेट को क्या करते थे, 2 बार उनको टैक्स देना पड़ता था, नोबिलिटी और क्लर्जी दोनों को। और उसके बाद जब राजा का जो ट्रेजरी एम्प्टी हो गया तो फिर उनको थर्ड स्टेट को भी डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि लोग ना प्रोटेस्ट करना शुरू किए। ये जो थर्ड स्टेट है ना, ये अपने यहाँ अपने 3 हिस्सों में बट गया। थर्ड स्टेट भी अपने आप में 3 हिस्सों में बटा। यहाँ पे बिग बिजनेसमैन थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, ठीक है, एजुकेटेड पीपल थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यहाँ पे रिच फार्मर्स जिसको कहा जाता है, रिच पीसेंट्स आप कह सकते हैं उसको, और यहाँ पे पुअर पीसेंट्स। अब सोसाइटी भी 3 हिस्सों में यहाँ पे बढ़ गए क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को डिमांड हो गया एक अलग नेशन का। ये देखा जाए तो नेशन का डिमांड हो गया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आ गई। अब ये 14 जुलाई 1789 एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था। माना जाए तो वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला रेवोल्यूशन था जहाँ लोगों ने एक नेशन स्टेट की डिमांड की, नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आया। जैसा हम लोगों ने पहले भी 9 में पढ़ा कि बस्टाइल फोर्ट के पास पेरिस में एक स्टेट ऑफ अलार्म हुआ था जिसमें 7000 मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट किए थे और ये नेशनलिज्म, नेशन स्टेट के लिए प्रोटेस्ट किए थे, रेवोल्यूशन के लिए, जहाँ मोनार्की को हटा के और डेमोक्रेसी को लाना था, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कराना था वहाँ। अब देखिए 1789 उसी टाइम पीरियड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टिलिटी। इतना तो हम लोग जानते हैं कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस हुआ था वो प्रेजेंट ही कर रहा है इक्वलिटी, लिबर्टी और फर्टिलिटी। अब रीज़न क्या है कि इक्वलिटी इसलिए कि अगर ये एकत्रित नहीं होते लोग, यूनिटी नहीं होता तो कहीं ना कहीं उन्हें उस पर जीत नहीं मिलती। लिबर्टी डेफिनेटली छूट चाहिए, तभी तो यहाँ से इस जगह से लिबरल्स स्टूड अप हुए थे। ठीक है, तो लिबर्टी डेफिनेटली नेसेसरी थी और जब तक फर्टिलिटी नहीं आएगी, देश के प्रति प्रेम नहीं आएगा तो डेफिनेटली लोग वहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स। अब देखो स्टार्टिंग में ही देखा जाए तो बिगिनिंग में ही फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस किया था। मतलब कि वो कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो गई थी। किस तरीके से, अब देखा जाए तो आपने पढ़ा ही होगा या आपके बुक में भी मेंशन है कि फ्रांस में एक तरीके से देखो नेशन के लिए कलेक्टिविटी प्रेजेंट करने के लिए नेशन ऑलरेडी वो नेशन 2 हिस्सों में बटा हुआ था, फादरलैंड और सिटीजन के बीच में। मतलब अपने कंट्री को फादरलैंड कहते थे, ला पात्री और ले सिटियन। ठीक है, तो वो सिटीजन्स को, मतलब ये फ्रेंच लैंग्वेज में ला पात्री मीन्स फादरलैंड एंड ले सिटियन मीन्स सिटीजन्स ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। तो अब देखिए कहीं ना कहीं कलेक्टिव आइडेंटिटी था।
यहाँ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी था। रीज़न क्या था कि यहाँ पे पॉपुलेशन ही 90% है, तो डेफिनेटली जब हमारा मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो सफ़र कर रहे होंगे, जब हमारी मेजॉरिटी को के ऊपर माइनॉरिटी लीड कर रहा होगा, तो डेफिनेटली वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास पीपल में लीड किया होगा, पीपल्स पावर। जैसे कि डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है ना कि पीपल का पावर बहुत ज़्यादा है, तो पीपल पावर। नाउ सी हियर, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट इमर्ज अमंग फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल के बीच में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और नेशन स्टेट आया। फादरलैंड मीन्स नेशन के प्रति प्रेम आ गया। अब वो लोग अपने नेशन को इंडिपेंडेंट देखना चाहते थे, अपने नेशन को एक डेमोक्रेटिक नेशन देखना चाहते थे। मोनार्की सिस्टम से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो जिस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। अब जब प्रोटेस्ट किए, जब रेवोल्यूशन हो गया 14 जुलाई 1789 को, उसके बाद क्या हुआ था? सबसे पहले कुछ चेंजेस उन लोगों ने लाया था, और उन चेंजेस को लाना बहुत ही ज़रूरी था वहाँ के सिटीजन्स के लिए। सबसे पहला चेंज, मोनार्की चेंज इनटू डेमोक्रेसी। फाइनली मोनार्की जो है मोनार्की को एबॉलिश करके डेमोक्रेसी तो आ ही गई फ्रांस में। और कब आई थी वो? 14 जुलाई 1789। अब देखिए, अब डेफिनेटली जब डेमोक्रेसी आएगी, तो डेमोक्रेसी जब आएगी तो कुछ रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए जाएंगे। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अपनी खुद की पहचान, एक अपनी कंट्री की आइडेंटिटी, उसको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली जब मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी में आएगी तो कुछ रूल्स रेगुलेशन को फ्रेम किए जाएंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए लोगों ने सोचा कि क्या कुछ चेंज करना चाहिए कंट्री में। ठीक है, जैसा आप लोगों ने जो मैंने इंट्रोडक्शन का जो वीडियो बना रखा है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव ट्राई कलर फ्लैग। बहुत सारे कंट्रीज़ के पास ट्राई कलर फ्लैग था। तो वो जो प्रिंटिंग था ना, वो फ्रेडरिक सोरियो ने कब बनाया था? दैट इज़ 1848। और हम कब के बारे में पढ़ रहे हैं? 1789। तो डेफिनेटली ये आइडिया, यहाँ जो फ्लैग बना था उसका आइडिया कहाँ से आया था? फ्रांस। अब देखिए, न्यू ट्राई कलर फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस। नया ट्राई कलर फ्लैग को बनाया गया। ठीक है, न्यू हाइम्स वेर कंपोज इन ओथ वेर टेकन। डेफिनेटली जब ट्राई कलर फ्लैग बन गया, एक नेशन स्टेट बना, डेमोक्रेसी आई, तो क्या होगा? हाइम्स कंपोज किए जाएंगे, नेशनल एंथम बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद शपथ लिए जाएंगे, ओथ लिए जाएंगे कि भाई जो भी कानून बन रहा है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन फ्रेम किए जा रहे हैं, वो ना कि सिर्फ सिटीजन के लिए है, बट वहाँ के रूलर के लिए, रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी सेम रूल्स होगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि ओथ लिया गया, शपथ दिलाया गया कि बीइंग अ कंट्री ऑफ सिटीजन, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट इज़ योर राइट एंड व्हाट इज़ योर ड्यूटीज़। ठीक है, अब ये सब चीज़ कौन करेगा? ये जो ओथ लेने की प्रक्रिया है उसमें कौन शामिल होगा? ट्राई कलर फ्लैग बनाया जा रहा है, सारे लोग मतलब इसमें अगर देखा जाए तो पार्टिसिपेट कौन करेंगे? तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल ने ही पार्टिसिपेट किया ना। कॉमन पीपल क्या किए? उसने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया। एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, और स्टेट जनरल को वर्साइलेस पैलेस में कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट बना के वहाँ पे वर्साइलेस पैलेस के टेनिस कोर्ट को बना दिया गया, वहाँ का पार्लियामेंट। अब देखिए, अब एक और 2-4 सिस्टम ऐसा था ना जिसको मतलब हटाना ही था, एबॉलिश ही करना था। जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर लाना था, क्योंकि वेट मेजर जो था ना वो यूनिफॉर्म नहीं था। उसको मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट में कुछ और था, है ना, बर्लिन में कुछ और, मतलब हर एक जगह अलग अलग वेट मेजर था। हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसी तरीके से फ्रांस के अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेट मेजर था। अपने हिसाब से लोग कुछ भी, अगर अपने मन से जो कुछ भी अपने हिसाब से जो लेंथ मेजरमेंट वो फिक्स कर लिए, वही फिक्स होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके लिए मतलब आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। नाउ इंटरनल टैक्सेशन वेर एबॉलिश। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में क्या था, टैक्स का जो सिस्टम था। अब कहीं भी अगर एक जो ट्रेड जो किया जा रहा है, उस ट्रेड में 11 टैक्स बैरियर था। ठीक है, इसलिए 11 कस्टम ड्यूटीज़ जिसको कह सकते हैं। तो 11 जगह पे वो कस्टम ड्यूटीज़ था 5% देते हुए निकलना रहता था, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसको भी मतलब कि एक तरीके से देखा जाए कि वेट मेजर के ऊपर भी ध्यान दिया गया, और टैक्सेशन को भी एबॉलिश किया गया, ख़त्म कर दिया गया कि भाई इतने ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब इतना कुछ हो गया, फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आ गए, मतलब सिटीजन को कुछ राइट्स मिले। इवन दैट टाइम मैन गॉट पावर। अब क्या हुआ कि भाई इतना कुछ हो गया, रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करके डेमोक्रेसी सिस्टम लाया गया, और इन सारे बातों को हम अपने तक रखेंगे तो फिर हमारी वाहवाही कैसे होगी? तो वाहवाही करने के लिए कुछ ना कुछ रूल तो लगाना पड़ेगा ना। तो अब क्या हुआ कि फ्रांस के जो आर्मी थे,
फ्रांस के जो आर्मी थे ना, उनको क्या किया गया, उनको बोल दिया गया कि भाई अब ये चीज़ अपने तक नहीं रखना है, कि फ्रांस में जो आज़ादी मिला है, फ्रांस में जो भी चेंजेस आए हैं, हम लोग मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों को या अपने तक सीमित नहीं रखना है, पूरे अब्रॉड में इसको फैला देना है। फ्रांस के अलग अलग स्टेट में, यूरोप में भी चला गया ये, और उसके बाद पूरे अब्रॉड में इसको स्प्रेड कर देना है। तो क्या हुआ कि फ्रेंच आर्मी जो है वो कैरी करने लगे नेशनलिज्म के बारे में, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पूरा स्प्रेड करने लगे। उसके अलावा ये पूरे यूरोप में, अब्रॉड में नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। अब ये सारा चीज़ जब पूरे यूरोप में जा रहा है ना, पूरे यूरोप में इन सारी चीज़ों की, मतलब एक तरीके से देखा जाए इन सारी चीज़ों को यूरोप में बताया जा रहा है कि नहीं, फ्रांस के लोगों को आज़ादी मिल गई, बहुत सारे चेंजेस आ गए फ्रांस में। तो फाइनली क्या हुआ, उस समय क्या किया गया कि एक बंदा ऐसा था जिसको दिमाग में लग रहा था अरे ऐसा कुछ हो गया और वहाँ हमको पता ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या किया कि अब हमको तो एंट्री करना है। तो यहाँ पे एंट्री होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। अब नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री हुई। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए नहीं किए, उन्होंने एक अपना सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलिक कोड भी इम्प्लीमेंट किया था, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 1 का ही एक और वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आप नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। टिल देन टेक केयर।